चलिए, तो सबसे पहले हम ब्लेंडर को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप गूगल में टाइप करेंगे ब्लेंडर और ये इसका होम पेज आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, कम्प्लीटली फ्री है ब्लेंडर। फ्री होने के बाद भी काफ़ी पावरफुल है, ठीक। और यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप ओके करेंगे और थोड़ी देर में ये इस तरीके से डायलॉग आएगा और इस तरीके से डाउनलोड होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में चला जाता हूँ, ठीक है। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह इसको स्क्रैच से करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फिर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और फ्री है तो क्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये मेरा ब्लेंडर इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इसका आइकन बन चुका है। इसको एक बार क्लिक करके थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। और ये मेरा हो गया ब्लेंडर इस तरीके से स्टार्ट, ठीक है। ये मिक्स, ठीक है। चलो, ठीक है, ब्लेंडर आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मतलब ब्लेंडर की स्क्रीन को जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो उसमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या काम होता है, ठीक। सबसे पहले तो आपको ये बीच में बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट, है ना। इसमें आप क्या करते हैं, अपना अधिकतर काम करते हैं, ओके, ठीक है। सबसे पहले तो आप मिडिल माउस को दबाएंगे और इसके बाद लेफ्ट और राइट इस तरीके से आप अपने माउस को ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि आपका व्यू पोर्ट घूमने लगेगा, जैसे आप किसी चीज़ को रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अप एंड डाउन करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से रोटेट होगा। और इस तरीके से आप मिडिल माउस को जब तक दबा कर रखेंगे और मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव होता रहेगा, ठीक है। ये किस काम आता है कि आपको किसी सीन को घुमाकर देखना है, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखना है, किसी ऑब्जेक्ट के आगे पीछे देखना है या उसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स पर आपको काम करना है, तो आप क्या करेंगे, मिडिल माउस को दबा कर रखेंगे और इसके बाद अपने माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी है आप रोटेट करेंगे, ठीक है। दूसरा एक्शन होता है आपका पैनिंग, मतलब आप स्क्रीन को खींच के राइट लेफ्ट इस तरीके से मूव करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल माउस के साथ शिफ्ट को भी दबाना पड़ेगा। तो पहले आप शिफ्ट दबाएंगे और इसके बाद मिडिल माउस बटन दबाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, व्यू पोर्ट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरीके से पैन होगा, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि मेरा कर्सर स्क्रीन से ऊपर चला जाएगा तो ये स्क्रीन के नीचे से वापस भी आ जाएगा ताकि आपका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस रहे, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से लेफ्ट राइट का भी वही चीज़ है कि आप जब तक अपने माउस को लेफ्ट राइट करते रहेंगे उसी तरीके से आप, मतलब तब तक वो आपका कर्सर क्या है कि स्क्रीन में कंटिन्यूस रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि माउस यहाँ आके आपका रुक गया, ठीक है। ये 3D सॉफ्टवेयर में होता है ताकि आपका जो मूवमेंट है वो कंसिस्टेंट रहे, है ना। कभी बार क्या होता है ना, हमें ज़्यादा पैन करना होता है तो बार बार नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड एक्शन है आपका जूम इन जूम आउट। ये आपका स्क्रोल व्हील से होगा इस तरीके से, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप माउस कहीं भी रखें, जूम इन जूम आउट हमेशा सेंटर से ही हो रहा है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, कभी बार यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कीजिए इसको मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। अभी थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए।
तो मुझे इस पर जूम इन जूम आउट करना है, तो इस मैं माउस रख तो रहा हूँ इस पर, लेकिन जूम इन जूम आउट आपका किस पे हो रहा है, हमेशा सेंटर से हो रहा है। ठीक है, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कर लीजिए, बट मैं थोड़ा सा क्या है कि इसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है जूम टू माउस पोजीशन, इसको चेक कर लीजिए ताकि जहाँ आपका माउस रखा हो वहाँ पर आपका जूम हो। और दूसरा ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन, ये भी आपका अनटिक होगा, इसको भी प्लीज़ टिक कर लीजिए ऑटो पर्सपेक्टिव। तो ये 2-3 ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्लिक करके सेव प्रेफरेंस कर दीजिए ताकि आपका थोड़ा सा ठीक हो जाए, है ना। अब जब आप इस पर माउस करके जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट कहाँ से होगा, उसी ऑब्जेक्ट पे होगा, ताकि मुझे जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है वहाँ सिर्फ मैं माउस रख के उस पर काम कर सकूँ, मतलब उस पर जूम इन जूम आउट कर सकूँ। ठीक है, बाकी आपके पास और भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेफरेंस में कि भाई आपको स्पीड कितनी रखनी है, आई थिंक स्पीड के लिए ये है, ऑर्बिट सेंसिटिविटी है। ठीक है, स्मूथ व्यू, ये सभी सेटिंग्स के साथ आप चाहें तो खेल सकते हैं, चाहें तो आप थोड़ा सा नहीं खेलें। ठीक है, ओके, ये तो आपके हो गए तीनों एक्शन। पहला तो हो गया आपका सीन को ऑर्बिट करना, जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके अराउंड में सीन ऑर्बिट होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके अराउंड में सीन ऑर्बिट होगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसके अराउंड में सीन ऑर्बिट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन को भी चेक किया हुआ है। ठीक है ना। और यही एक लॉजिकल तरीका है ना कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो उसके अराउंड में ऑर्बिटिंग हो, ताकि आप उसको अलग अलग एंगल से देख सको। ठीक है, अलग अलग एंगल से देख सको और उस पर काम कर सको। ठीक है ना। और दूसरा एक्शन था आपका शिफ्ट दबाकर मिडिल माउस बटन दोनों को आपने दबाया हुआ है, तो आपका इस तरीके से आपका व्यू पोर्ट क्या है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन स्लाइड होता है ना। जैसे हम अपना इंस्टाग्राम या कोई चीज़ स्लाइड करते हैं उस तरीके से, ताकि आपके लेफ्ट राइट में क्या है आप उस चीज़ पर भी निगाहें डाल सकें। और जूम इन जूम आउट तो आपका मिडिल माउस बटन को ऊपर नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, जैसे पेज को स्क्रॉल करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, थर्ड एक्शन और है, आपको अगर मान लो जूम इन जूम आउट थोड़ा सा प्रिसाइसली करना है। ठीक है, आईडीएम, ओके सॉरी, है ना। थोड़ा सा आपको क्या है कि जूम इन जूम आउट प्रिसाइसली करना है, तो आप कंट्रोल दबाकर रखेंगे और मिडिल माउस बटन को अप एंड डाउन करेंगे, तो इस तरीके से आपका जूम इन जूम आउट थोड़ा सा क्या है प्रिसाइसली होता है। और कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो जूम इन जूम आउट शायद हो नहीं पाता है, तब हम कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से मिडिल माउस बटन को दबाकर ऊपर नीचे करते। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो आपके तीनों एक्शन कंप्लीट हो गए। ओके, एक और है जो थोड़ा सा एडवांस है, जो गेमिंग वाले हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया, मतलब उनके लिए थोड़ा सा फेमिलियर होता है वो चीज़, वो है आपका वॉक थ्रू नेविगेशन, है ना। उसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबाएंगे और टिल्डा की दबाएंगे, है ना। अब आपका इस तरीके से ये जितना आप माउस को घुमाएंगे उस तरीके से आपका ऑर्बिट होने लगेगा। जैसे आप गेमिंग में करते हैं ना भाई कि शूट करने के लिए आप लेफ्ट राइट इस तरीके से करते हैं, WASD से आप इस तरीके से, है ना। तो ये नेविगेशन इस तरीके से काम करता है। Q दबाएंगे तो नीचे जाएगा, E दबाएंगे तो ऊपर आएगा। जैसे आप फर्स्ट पर्सन गेमिंग में जैसे करते हैं ना, क्योंकि गेम ब्लेंडर क्या है कि थोड़ा सा आर्टिस्ट फ्रीडम वाला सॉफ्टवेयर है, तो इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास आना है तो W प्रेस कर दीजिए, दूर जाना है तो S प्रेस कर दीजिए, लेफ्ट राइट के लिए A और D, और इस तरीके से ऊपर जाना है तो E प्रेस कर दीजिए। ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि मान लो, है ना। ठीक है, और आपको अगर कंफर्म करना है तो क्लिक कर दीजिए और कैंसिल करना है तो राइट क्लिक कर दीजिए, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्लेंडर में नेविगेशन। और ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आपकी कहलाती है व्यू पोर्ट। ठीक है, इसमें ये आपका बोला जाता है टी पैनल। अगर आप टी प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और टी प्रेस दोबारा करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये यहाँ पर जो पैनल अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो कहलाता है आपका एन पैनल। अगर आप एन प्रेस करेंगे तो ये एन पैनल आ जाएगा। ये क्या होता है, अलग अलग
टूल्स, जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शंस दिखाने लगता है, और जो भी आपके एड ऑन्स होते हैं वो आपके यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एन प्रेस करके इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है, या फिर एन प्रेस करके इसको अनहाइड रखा रहने दूंगा। ठीक, अब जो हमने नेविगेशन का काम किया है वो यहाँ से भी हो जाता है। जैसे जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए ये वाली बटन से। पैनिंग करनी है, जैसे स्लाइड करना है आपको, तो हाथ से आप हाथ पर क्लिक करके अपने माउस को जैसे ही आप खींचेंगे तो आपका पैनिंग होने लग जाएगी। ठीक है, ये है आपका कि आपको किसी कैमरा से देखना है। जैसे ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में ये 3 ऑब्जेक्ट आते हैं। एक तो डिफॉल्ट क्यूब आता है जो कि मॉडलिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ये है आपकी लाइटिंग, है ना, बल्ब जैसा सीन आ रहा है इसमें, और ये है आपका कैमरा एंगल। ये दिखाता है कि भाई आपको पहले मॉडलिंग करनी है, फिर लाइटिंग करनी है, और कैमरा से आपको फाइनल में रेंडर निकाल लेना है। चाहे तो आप इमेज निकालें या कोई वीडियो निकालें, और वीडियो मतलब इमेज सीक्वेंस। ठीक है, और इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है आपका जो व्यू पोर्ट, अभी पर्सपेक्टिव व्यू है उसको पैरेलल व्यू में करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग टेक्निकल काम करते हैं तो उन्हें क्या होता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज में काम करना, ऑर्थोग्राफिक व्यूज, हाँ ऑर्थोग्राफिक ही कहलाता है वैसे, या फिर एक्सोनोमेट्रिक व्यू में काम करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इससे ये टॉगल करने की ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सारे कंट्रोल आपके सेम है। इसके बाद ये जो है वो है आपका ऑर्बिट करने का। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप जैसे ही ड्रैग करना शुरू करेंगे तो जो आपका ऑर्बिट करने का काम हो रहा था, सीन को रोटेट करने के लिए यूज हो रहा था ना, वही काम आपका यहाँ से होने लग जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप चाहे तो बटनों से कर लो, चाहे तो यहाँ से कर लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बटनों से ही करो, क्योंकि बार बार आप माउस को यहाँ तो रखोगे नहीं यार, आप माउस आपके हाथ में है, आप मिडिल माउस बटन से ऑर्बिट कीजिए, शिफ्ट मिडिल माउस बटन से पैन कीजिए, और स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट कीजिए, कुछ इस तरीके से। ओके, बाकी यहाँ भी दिया हुआ है ना। एक चीज़ और, आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है और एक ग्रीन कलर की लाइन। ठीक है, अगर आप कैड पे काम करते हैं, जैसे मैं इसके टॉप व्यू में जाता हूँ तो कैड का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, थोड़ा सा डार्क रहता है हालांकि, बट उसमें आपको एक्स और वाई इस तरीके से डायरेक्शन दिखाई देती है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन होती है आपकी लेंथ के लिए, और जो वाई डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी डेप्थ के लिए, है ना। अगर आप टेक्निकल हैं तो आप समझ लीजिए, इसको विड्थ के लिए समझ लीजिए, उसको लेंथ के लिए समझ लीजिए, कोई जो भी आपको समझना। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब आप खड़े होकर देखेंगे तो ये आपको साइड में लेंथ दिखाई देगी और सामने की तरफ आपको डेप्थ दिखाई देगी। ओके, और एक और डायरेक्शन होती है आपकी जेड डायरेक्शन, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जो भी किसी चीज़ की हाइट को शो करती है। जैसे ये क्यूब है, इसका जो खड़ा डायरेक्शन है, जितना इस बॉक्स की हाइट है, वो कहलाता है आपका जेड डायरेक्शन। 3D में 3 एक्सेस होते हैं, जिनको आप एक्स एक्सिस रेड के लिए, वाई एक्सिस ग्रीन के लिए, और ब्लू एक्सिस जो होती है अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि शायद यहाँ से ऑफ होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं Z पर भी क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर दिखाई देगी, बट क्या होता है थोड़ा सा ये देखने में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, और मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑफ ही रखें। ठीक है, वो क्या होता है इन दोनों के बीच से हाइट की डायरेक्शन में वो डायरेक्शन निकली हुई होती है। ठीक है, तो Z डायरेक्शन होती है। ये किस लिए काम आती है कि आपको एक सीन का आइडिया रहे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स, वाई और Z डायरेक्शन में कितनी कितनी दूरी पर है ना। और दूसरा 3 ऑपरेशन होते हैं आपके किसी भी ज्योमेट्री के लिए। सबसे पहले तो मूव, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 एक्शन होते हैं। थर्ड होता है, सॉरी, पहला हो गया आपका मूव, जो कि आपने डायरेक्शन के लिए किया। दूसरा होता है रोटेट, है ना, इस तरीके से। और तीसरा होता है आपका स्केल। ठीक है, ये तीनों का मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा, बट मैं अभी फिलहाल के लिए बस एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा आप यहाँ देखेंगे इसका एक्स स्केल है। अगर इसको मैं बड़ा करूँगा क्लिक करके तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका एक्स डायरेक्शन में बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, इसको एक्स डायरेक्शन में खींच के छोटा करूँगा तो ये इस तरीके से पतला होने लग जाएगा। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल को मैं यहाँ
बैक प्रेस करता हूँ ताकि वो रीसेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको टी पैनल में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मूव, रोटेट, स्केल जो मैंने अभी करके बताया उनकी यहाँ पर ये इस तरीके से कीज़ है। ठीक है, बट मैं अभी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको उसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, आज का हमारा क्या है, इंटरफेस को समझना है। काम हम बाद में करना स्टार्ट करेंगे कि भाई किस किस चीज़ का किस तरीके से काम होता है। अभी फ़िलहाल को आप चीज़ों को समझ लीजिए कि जो आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उनका क्या क्या काम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये आपका दिखाता है कि भाई आपका सीन कौन सा है और जो कलेक्शन कौन सी एक्टिव है। ठीक है, हर चीज़ आपकी ब्लेंडर में क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है, जिसको आप इस तरीके से कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कलेक्शन है और वही एक्टिव है, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। और लास्ट जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था वो मैंने क्यूब सेलेक्ट किया था, तो इसलिए उसका नाम दिखा रहा है। अगर मैं लाइट पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या दिखाएगा, लाइट दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट जो है आपका इसलिए काम आता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप कैड से हैं तो आपको आदत होगी कि राइट टू लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट टू राइट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो टच सेलेक्शन होता है, जिसको आप आई थिंक विंडो सेलेक्शन बोलते हैं, और लेफ़्ट टू राइट क्रॉसिंग सेलेक्शन होता है। ठीक है, बट ब्लेंडर में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जैसा भी करेंगे वो सिलेक्शन एक ही तरीके का होगा। ठीक है, सिलेक्शन मान लो आप जब भी आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमेशा क्या है, नया सिलेक्शन बनेगा। आपने क्लिक करके ड्रैग किया, ये सिलेक्शन बना, दोबारा क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पुराना सिलेक्शन हट जाएगा और नया सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट अभी है वो डार्क ऑरेंज कलर का है, या फिर कहना चाहिए केसरिया जैसा कुछ इसका रंग है ना। बट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑरेंज, और ऑरेंज कलर शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आप चाहे तो नाम देख लीजिए या फिर इसके ओरिजिन से पता लगा लीजिए। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये प्रॉपर्टीज़ का जो पैनल है वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव है। देखिए यहाँ पर कैमरे का आइकन नज़र आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इस मैश पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मैश का आइकन दिख रहा है और इसके मॉडिफायर और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। भले ही मैं क्लिक करके ड्रैग करके अब ऑब्जेक्ट दूसरा सेलेक्ट कर लूँ, तब भी वो प्रॉपर्टीज़ उसी लास्ट ऑब्जेक्ट की दिखाएगा जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव था, जिस पर आपने क्लिक किया था, ना कि जिसको आपने ड्रैग करके सेलेक्ट किया था। अगर मैं लाइट पर क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लाइट का जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। ठीक है, ये जो 3-4 जो है पैनल वो आपके लाइट के हैं, बाकी ऊपर जो पैनल्स हैं ये आपके क्या है, सीन की प्रॉपर्टीज़ के हैं, ये आपके चेंज नहीं होते। बट जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के नीचे वाले जितने पैनल हैं वो प्रॉपर्टी उसी हिसाब से दिखाएगा कि जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव है। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी दिखाएगा, जिस पर भी क्लिक करूंगा, है ना। ये एक्टिव ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी ये जो ट्रांसफॉर्म और ये जो आपको दिख रहे हैं ये दिखाते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक, ये सेंटर से कितनी दूरी पर है। अभी ये बिल्कुल सेंटर पे 0 0 0 दिखा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, जबकि इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये दिखा रहा है कि भाई एक्स से ये 42 फीट दूर है, वाई डायरेक्शन में -52.466 क्योंकि दूर अपोजिट डायरेक्शन होगी, और जेड के तो लगभग ऊपर नीचे ही है ना। ठीक है, और ये किसको दिखा रहा है, इसका जो ये बीच का पॉइंट दिख रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो दिल होता है या जो इसकी आत्मा होती है उसको आप ओरिजिन बोलते हैं, और उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। ओरिजिन क्या, जहाँ से आपकी ये तीनों डायरेक्शन निकल रही होती हैं या इंटरसेक्ट कर रही होती है, तीनों यहाँ पर मिल रही होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको आप ओरिजिन बोलते हैं, जिस पर अभी फिलहाल के लिए एक फूल रखा हुआ है जिसको 3D कर्सर बोलते हैं। ठीक है, 3D कर्सर का क्या काम है, इसको आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। तो 3D कर्सर का क्या काम है वो आप वर्किंग करेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जहाँ भी रखा होता है वहीं आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है,
क्यूब रखा, क्यूब आपको क्रिएट करना है, आपको क्यूब यहाँ क्रिएट करना है, 3D ऑब्जेक्ट कर्सर को यहाँ लेकर आते हैं हम और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, और बाकी एक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह भी कभी कभार यूज़ होता है, ठीक है। चलो, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसलिए आप थोड़ा टाइम लेकर बैठिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी फ़िलहाल को बस समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ करके नहीं बता रहा हूँ, बस आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आपका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ब्लेंडर की, कि हाँ ब्लेंडर में ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। नाउ ये तो आपका हो गया 3D व्यू पोर्ट। ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सेस दिखाता है कि भाई आपको ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल में करना है, लोकल में करना है, नॉर्मल में करना है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन का पिवट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्नैप की मेन्यू है ये आपकी, और ये है आपका प्रोपोर्शनल एडिटिंग, जो आपको अभी तो खैर उसका आइडिया होगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर एक और विंडो है। अगर मैं यहाँ माउस रख के इसको खींच के ऊपर करूँ तो ये इस तरीके से आपकी ऊपर हो जाएगी, नीचे करूँगा तो ये आपकी नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये जनरली आपकी कहलाती है टाइमलाइन। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो आपको पता होगा कि जैसे आप एनिमेशन बनाते हो तो आप उसको क्या है, फ्रेम्स में बनाते हो, है ना, कि भाई पहली फ्रेम पर ऑब्जेक्ट कितना है और 50 फ्रेम, इस तरीके से आप कीज ऐड करके की फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए हमारा क्या होता है, यूज़ होता है ना। इसको कहते हैं टाइमलाइन। यहाँ इसका आइकन दिख रहा होगा, ये कहलाती है आपकी टाइमलाइन, ओके। तो खींच के मैं थोड़ा सा ऊपर कर, ओके। यहाँ इसका आइकन नज़र आ रहा है, ये आपका है 3D व्यू पोर्ट। ये आइकन नज़र आ रहा है, ये आपका है आउट प्रॉपर्टीज़, ये है आउटलाइन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इतने इतने पैनल को मैं क्लिक करके 3D व्यू पोर्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा ये वाला व्यू पोर्ट बन गया वैसा ही ये वाला व्यू पोर्ट है, तो खींच के मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो यहाँ भी काम कर सकता हूँ। ये कोई बंदिश नहीं है कि बिल्कुल आपके पैनल फिक्स हैं और आपको वहीं पर काम कर, आपको जिस पर भी काम करना है आप इस तरीके से खींच के ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसको और दो टुकड़ों में करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो ये दो टुकड़ों में हो जाएगा, ताकि आप टॉप व्यू में अलग काम कर सकें और पर्सपेक्टिव व्यू में अलग काम कर सकें ना। कुछ लोगों को होता है ना कैड में कि भाई ऊपर से अलग मूव करके देखना है, फ्रंट से देखना है, और इस तरीके से। तो ये जो आपकी मेन्यूज़ है इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है ना। ये थोड़ा सा फंक्शन मैं बाद में कवर करूँगा, अभी फ़िलहाल को मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, इसको यहीं पर रख देते हैं और इसको यहाँ पर दोबारा से प्रॉपर्टीज़ पैनल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो टाइमलाइन है इसको मैं खींच के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और हर पैनल को आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको व्यू पोर्ट की नीड है, व्यू पोर्ट में करें, आउटलाइनर की नीड है तो आउटलाइनर में कर लें, और अगर आपको इसको प्रॉपर्टी पैनल में डालना है तो प्रॉपर्टी पैनल में भी इस तरीके से डाल सकते हैं। जो ये आपका ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर रहा है, बस इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। अगर आपको इसको डोप शीट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको कुछ चीज़ मतलब टाइम क्या बोल सकते हैं यार, एनिमेशन में कुछ चेंज करना हो तो आप इसको डोप शीट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपकी टाइमलाइन आ जाएगी, आपका एनिमेशन आपका। चलो जब हम एनिमेशन बनाएंगे तब करेंगे। कुछ चीज़ आपको ब्लेंडर में बाहर से लेकर आनी है तो फाइल ब्राउज़र हो जाएगा आपका इस तरीके से, डेस्कटॉप से लेकर आनी है और आपकी ये अलग अलग डिवाइसेस हैं वहाँ से लेकर आनी है, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सको, ठीक है। ये होगा फाइल ब्राउज़र। असेट ब्राउज़र भी एक चीज़ होती है कि भाई आपने जो भी चीज़ें बनाई हुई होती हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, उनको आप असेट बना के रख सकते हो ताकि बार बार आपको वो चीज़ बनानी ना पड़े, ठीक है। शेडर एडिटर, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप अलग अलग विंडोज़ को स्विच कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल को ये टाइमलाइन था तो मैं टाइमलाइन में वापस चला जाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक। और इसको खींच के नीचे कर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आपको विंडोज़ को किस तरीके से अरेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 2 3 4 विंडो दी हुई है। पहले में आपका व्यू पोर्ट दिख रहा है, दूसरे में आउटलाइनर, तीसरे में प्रॉपर्टीज़, चौथे में आपकी टाइमलाइन दिख रही है, ठीक है। बट ये कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही करना है। आपको दूसरी विंडो लेकर आनी है तो यहाँ कॉर्नर में आप माउस को थोड़ा रखिए, प्लस में चेंज हो जाएगा, इसको खींच के इधर ले आइए, तो ये आपका दूसरी भी विंडो भी आपकी ओपन हो जाएगी। तो बंद करना है, ये वाली विंडो रखनी है तो यहाँ से क्लिक करके जो प्लस आ रहा है इसको क्लिक करके इधर खींच दीजिए, तो ये वाली विंडो इसमें मर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए
तो ये तो हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि आपका सीन कौन सा एक्टिव है। और सीन की भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप एक ऑब्जेक्ट को बनाकर अलग अलग सीन्स बना सकते हैं कि भाई आपको एक सीन में कोई दूसरी चीज़ रेंडर करनी है, दूसरे सीन में दूसरी चीज़ रेंडर करनी है ना। क्या होता है ना कि हम इंटीरियर पे काम करते हैं तो इंटीरियर का रेंडर अलग निकालते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, किसी को अनहाइड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे होल्ड आउट की तरह यूज़ करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होता है, यहाँ पर सीन दिया होता है। इसके बाद है आपकी व्यू लेयर। व्यू लेयर का भी लगभग वही काम है कि भाई एक व्यू लेयर में आप चीज़ों को हाइड अनहाइड करते हैं, बस सीन वही रहता है, बट ऑब्जेक्ट आपके बदल जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जब हम लाइब्रेरी ओवरराइड और चीज़ों को सीन को रेंडर करना पड़ेंगे तब हम इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझना है। ठीक है। इसके बाद ये आपका आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है, जो भी आपके सीन में ऑब्जेक्ट बने होते हैं उनकी लिस्ट शो कर रहा होता है कि भाई क्या क्या आपके सीन में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कैमरा है, एक लाइट है, 4 क्यूब बने हुए। ठीक है। ये 4 क्यूबों को नाम है, लाइट है यहाँ पर और ये कैमरा है। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। पर डबल क्लिक करके आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका नाम आप दे सकते हैं बॉक्स। ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा छोटा कर ले और इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम वॉल दे सकते हैं। ठीक है। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने चपटा कर दिया जेड डायरेक्शन में और इसका नाम आप फ्लोर दे सकते हैं। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे एक खाता कह सकते हैं या डेटा रखता है इस चीज़ का कि भाई आपके सीन में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करके एक्सप्रेस करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और सीन से भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ओके। प्रॉपर्टीज़ पैनल को मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट एक जनरल आइडिया से समझ लीजिए कि ये जो पिंक कलर है इसके ऊपर सीन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि भाई सीन में आपने रेंडर कितना करना है, मतलब रेंडर का रेजोल्यूशन कितना रहेगा, कौन कौन से पास रहेंगे, आपका जो सीन है उसकी लाइटिंग, वर्ल्ड लाइटिंग और कलेक्शन वगैरह, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है। रेंडर इंजन भाई ईवी और साइकिल्स, 2 रेंडर इंजन होते हैं। वर्क बेंच तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है। तो ये दोनों में से आपको किस रेंडर पे करना है भाई, आपके सीन को आपको रियलिस्टिक पे करना है या थोड़ा सा आपको एनिमेशन या कार्टूनी लुक देना है, तो आप ईवी करेंगे। और आपको फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए बिल्कुल जैसा आप अपनी ज़मीनी हकीकत में देखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइकिल्स को इस्तेमाल करें। ठीक है। साइकिल्स रे ट्रेसर है और ईवी आपका रियल टाइम रेंडर है। ठीक है। ईवी थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फास्ट होने के बाद थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। जबकि साइकिल्स जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक रिजल्ट देता है लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाता है, बस एक इतना सा फ़र्क है। हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके का काम करना है। अगर आपको बहुत ही रियलिस्टिक काम करना है तो आप साइकिल्स पे जाएंगे बेतहाशा, वैसे आप ईवी यूज़ कर लेंगे। बाकी फिर ये ऑप्शन हम थोड़ा सा जब रेंडरिंग करेंगे तब देखेंगे। इसके बाद आपके अलग अलग पैनल्स हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम काम आते हैं। मॉडिफायर्स भी देखेंगे हम यहाँ पर, पार्टिकल सिस्टम्स, जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्कैटर करने होते हैं, जैसे कोई पेड़ बहुत सारी एरिया में आपको फैलाने, उस चीज़ का आप देखेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद मटेरियल वगैरह की जानकारी हम बाद में देखेंगे। ओके। ठीक है। चलिए, और यहाँ आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आएंगे। फाइल में जाके आप नई फाइल बनाएंगे, कोई पुरानी फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना, फाइल को सेव करना। ठीक है। सीन क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवर करना है तो उसके लिए यहाँ पर जाएंगे। ठीक है। ऑटो सेव में जाके आप ऑटो सेव में से आपकी जो भी फाइल क्रैश हुई है उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है। आपको सीन की कॉपी बनानी है। लिंक उस चीज़ के लिए काम आएगा कि आपको कोई पुराना ऑब्जेक्ट, कोई पुरानी फाइल है, उसको सीन में सिर्फ एज ए लिंक की तरह यूज़ करना है, रेंडर के लिए उसमें कोई चेंज नहीं करने, तो आप लिंक को यूज़ करेंगे। अपेंड तब जब आपको उस ऑब्जेक्ट में एडिटिंग भी करनी है और दूसरी फाइल जो आपकी बनी हुई है उसको आपको सीन में भी लाना है, लेकिन सीन में लाके उसको एडिटिंग भी करनी है, तब आप अपेंड का यूज़ करेंगे। डेटा प्रीव्यू, इसका तो खैर मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। इंपोर्ट, जब आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं
तो वो सॉफ्टवेयर में पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें इंपोर्ट होगी। जैसे आप 3ds Max वगैरह से लेकर आएंगे तो FBX फाइल इंपोर्ट करेंगे। कुछ चीज़ आपको स्केचअप से लेकर आनी है। स्केचअप आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा नहीं, इसका एक एड ऑन है, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। और बाकी ये अलग अलग सॉफ्टवेयर से आप जब चीज़ें लेकर आते हैं तो अलग अलग उनका फाइल फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, इंपोर्ट की फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं। अधिकतर OBJ और FBX आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई वेक्टर ग्राफिक्स में काम करता है, इलस्ट्रेटर में काम करता है या इंकस्केप में काम करता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, SVG फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक। एक्सपोर्ट, जब आपको ब्लेंडर से कोई चीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जानी है तब आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको कोई 3D एनिमेशन का वर्क करना है तो आप USD फाइल में एक्सपोर्ट करें, ठीक है। ये आज के हिसाब से 2023 से ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि आप यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन इसमें एक्सपोर्ट करें। और बाकी अगर कोई सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट नहीं करता है तो आप FBX में एक्सपोर्ट करें, वो भी आपके लिए ठीक ही है, ठीक है। बट USD थोड़ा सा क्या है, बेटर कॉम्पेटिबल है, पूरी इंडस्ट्री के लोगों ने साथ मिलके इसको बनाया हुआ है ताकि आप चीज़ों को एक साथ कोलेबोरेट कर सकें। तो आपको क्या है, थोड़ी सी कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी मिलेगी जो भी सॉफ्टवेयर USD को सपोर्ट करेगा। बाकी पुराने जो सॉफ्टवेयर है वो आपका FBX सपोर्ट करेंगे तो आप FBX में जा सकते हैं। और अगर आपको कोई वेब में करना है, जैसे कोई आपको क्या बोलते हैं यार, ये प्रोडक्ट एनिमेशन वगैरह को जो दिखाना रहता है ना आपको ब्राउज़र में, ताकि सीन थोड़ा सा लाइट रहे, तो आप GLTF का यूज़ करेंगे। और STL ये इंडस्ट्री का 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। और अलेम्बिक भी यूज़ होता है आपका 3D सीन को ले जाने के लिए, बट अलेम्बिक को अब इंडस्ट्री थोड़ा सा, जब USD की तरफ आ गई है तो अलेम्बिक थोड़ा सा अवॉइड करेगी इंडस्ट्री, ठीक है। कोलाडा भी एक पुराना फाइल फॉर्मेट है। FBX आपके वो भी होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा समझने की इसमें नीड है भी नहीं, ठीक है। कैड वगैरह में ले जाना हो तो आप STL का यूज़ करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है, ओके। एक्सटर्नल डेटा कि भाई आपने यहाँ ब्लेंडर में कुछ कुछ बनाया, कुछ कुछ टेक्सचर आपने रखे, उन सभी को अब आपको पैक करके उस फाइल को एक कंप्लीट सेट बनाना है और उसको आपको किसी दूसरे को भेजना है। तो आप क्या करेंगे, पैक लिंक्ड लाइब्रेरी इसका और पैक रिसोर्सेज मतलब इमेज वगैरह जो है आपकी एक सिंगल फाइल में कंबाइन हो जाएगी ना, जैसा आपकी जिप फाइल होती है उसी तरीके से आपकी ये कंबाइन हो जाएगी। और इसके बाद आप उसको किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कोई 3D फाइल भेजता है तो किसी में टेक्सचर मिसिंग हो रहे होते हैं, किसी में एनिमेशन मिस हो रहा होता है, तो उसके लिए ब्लेंडर ने यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पैक लिंक्ड लाइब्रेरी मतलब अगर आपने कोई सीन को लिंक किया हुआ है तो वो भी इसमें यहाँ पर पैक हो जाएगा। पैक करने का मतलब ये है कि आपने कार्टून में भर के किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए आप पैकिंग का यूज़ करते हैं, है ना, नाम से ही पता लग रहा है यार, ठीक। इसके अलावा बैक पाथ रिलेटिव, इसको आपको भी समझना नहीं है, अभी आप कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। फाइंड मिसिंग फाइल ये तब काम आता है जब आपने ब्लेंडर की फाइल को कहीं और मूव कर दिया है। जैसे मान लो अभी मैंने C ड्राइव में रखा हुआ था, मैंने D ड्राइव में किसी फोल्डर में डाल दिया उसको, लेकिन अब पीछे के जो बाकी उसकी इमेजेस वगैरह है वो मिसिंग हो गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उन्हें दोबारा रीलिंक कर सकते हैं फोल्डर की, ठीक है। क्लीन अप, जब आपको सीन को थोड़ा क्लीन अप करना हो, आपने फालतू के ऑब्जेक्ट बना रखे हो। डिफ़ॉल्ट ये है कि जो भी आपका सीन अभी मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो मैंने अभी जब सीन स्टार्ट किया था तो सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट थे मेरा, कैमरा, क्यूब और लाइट, ये 3 थे। और ये क्यूब भी आपका शायद यहाँ पर यहाँ सेंटर में रखा हुआ था, ये वाला क्यूब तो था नहीं। बट मुझे ये करना है कि यार मैं ये चारों ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फाइल, डिफ़ॉल्ट, और इसको सेव कर देंगे तो ये वाला जो आपका सीन है वो दोबारा से यहाँ से शुरू होगा। चलिए ठीक है, जैसे मैं अभी अगर इसको करके देखूं, फाइल, डिफ़ॉल्ट, सेव स्टार्टअप फाइल और ओके, ठीक है। और इसको मैं कट कर देता हूँ, डोंट सेव, दोबारा से मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो सीन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको करना हो तो कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना कि सीन को आप बार बार सेटिंग को बदलें, उससे अच्छा है कि पहले कुछ कुछ सेटिंग कर लें कि भाई स्नैप चेंज कर लें, ग्लोबल जो भी करना हो, ठीक है,
3-4 ऑब्जेक्ट जो आपके रेगुलर यूज़ होते हैं वो बना लें और उसको एक स्टार्टअप फाइल की तरह सेव कर लें। जैसे हम टेम्पलेट्स बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से आप सेव कर लें तो वो आपका सीन सेव हो जाएगा। बट मैं अभी फ़िलहाल को लोड फैक्ट्री सेटिंग करता हूँ ताकि आपका पुराना सीन जो है वैसा का वैसा ही यहाँ पर दिखे। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, और बाकी आपका ये अलग अलग लेआउट्स हैं कि जब आप मॉडलिंग करेंगे तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्कल्पटिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या ब्लेंडर ने अपने व्यू पोर्ट बना के दिए हैं ताकि लोगों को ईजी रहे बनाने में कि भाई शेडिंग का काम करना है तो आपने इस तरीके से 4-5 विंडो खोल ली, बीच में आपका व्यू पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको शेडर एडिटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी इमेजेस पर काम कर रहे हैं यहाँ पर वो इमेज दी हुई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल को तो हमने कुछ काम किया नहीं है। और यहाँ पर आपका फाइल ब्राउज़र है कि आपको कुछ चीज़ खींच कर यहाँ पर ड्रॉप करनी है। जैसे आपका कोई डेस्कटॉप वगैरह से कोई इमेज वगैरह लेकर आनी है आपको, तो आप यहाँ क्लिक करके ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। और वो उसको आप जब भी आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अभी इसकी मैपिंग थोड़ी सी गलत है बट फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इस तरीके से आपका एक वर्क फ्लो चलता है। अगर आपको वही इमेज यहाँ पर देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लेंडर ने अपने एक सीन्स को अरेंज करके दिया हुआ है कि भैया शेडिंग आपको करनी है तो शेडिंग के लिए ये व्यू पुट आपका बेहतर रहेगा ताकि आप थोड़ा सा फास्ट काम कर सके। यहाँ से आप चेंज करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे कि भाई इसका रफनेस कितनी रखनी है, इसको ट्रांसमिशन में जाकर इसका गायब वगैरह कितना करना है। यार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो यार आई थिंक यहाँ रहेगा। अभी कुछ इसका मैप वगैरह सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो इसको जब हम थोड़ा सा रेंडरिंग को अभी सेटअप किया नहीं है मैंने, तो जब रेंडरिंग को सेटअप करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल को हमारा इसका टेक्सचर रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी सफ़ेद क्यूब भी मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है। जब आप स्कल्पटिंग करेंगे, अभी ये तो खैर स्कल्पटिंग अभी इसमें होगी नहीं, ये तो बॉक्स बना हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं तो जब हम इसमें स्कल्पटिंग करेंगे तो इस व्यू पोर्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको यूज़ करना है आपको, आप इस तरीके से खींच के अपने व्यू पोर्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, बट ब्लेंडर ने आपको ये चीज़ दी हुई है ताकि आप क्या है कि थोड़ा सा दिमाग कम लगाते हुए काम कर सको। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्कल्पटिंग होती है। इसको माइनस में करना है तो माइनस के लिए कंट्रोल दबा देंगे। चलो इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल को ये थोड़ा सा बेकार हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। ओके, चलिए ये चीज़ें भी हम देखेंगे जब हमें कुछ इस तरीके से स्कल्पटिंग करना होगी, कुछ ऑर्गेनिक शेप्स बनाने होंगे ना, कुछ ग्राउंड पे एंडुलेशंस दिखाने होंगे, या फिर कुछ पर्दों में रिंकल्स डालना हुआ, क्लॉथ में रिंकल्स डालना हुआ, या फिर कोई हमें क्लॉथ का फिल्टर लगाना हुआ, किसी ऑब्जेक्ट में हमें कैविटीज़ वगैरह दिखानी हुई, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। ब्लेंडर में स्कल्पटिंग का बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्रश दिए हुए हैं, अलग अलग ब्रश अलग अलग टूल काम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जैसे ड्रॉ ब्रश हुआ आपका, स्मूथ ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, और यहाँ पर ये क्लॉथ फिल्टर वगैरह अलग से हर चीज़ दी हुई है। ठीक है, क्लॉथ फिल्टर अभी तो शायद उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं, बट जब हम क्लॉथ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तब शायद आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, ये क्या रिंकल्स डालने के काम आता है, और इसमें और भी क्लॉथ की सेटिंग्स होती हैं कि मास्क बना के भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, आई थिंक मैश फिल्टर भी एक यहाँ पर ऑप्शन है कहीं पर नीचे। हाँ ये है मैश फिल्टर और क्लॉथ फिल्टर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और चलिए ठीक है, और आपको ये ब्रश अगर बड़े रखने हैं तो थोड़ा सा आप खींच के इस तरीके से रख लेंगे तो ये ब्रश आपके बड़े भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो जनरली 2 रो में रखता हूँ इनको। ठीक,
लेआउट में वापस जाते हैं, ये आपका लेआउट हो चुका है और ये सीन अभी भद्दा लग रहा है, मैं इसको डिलीट करके दोबारा हमारा प्यारा सा डिफ़ॉल्ट क्यूब को रख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में ही दिए होते हैं, है ना। बाकी कुछ तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप काम करेंगे तो आपको चीज़ें टाइम के साथ पता लगती चली जाएंगी। और कुछ कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं, जैसे मैंने टी पैनल को समझा दिया, टी पैनल क्या है, मूव रोटेट और स्केल यू के गिज्मों के लिए होता है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या है, पुराने सॉफ्टवेयर में आए 3ds मैक्स वगैरह से आए हुए होते हैं, तो उन्हें क्या है WER इस मूव रोटेट स्केल के लिए थोड़ा सा तलब लगती है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बट मैं इनका यूज़ नहीं करता, मैं मूव के लिए G प्रेस करता हूँ, रोटेट के लिए R प्रेस करता हूँ, स्केल के लिए S प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो मूव रोटेट और स्केल ये तीनों फंक्शन जो दिए हुए हैं उनकी शॉर्टकट कीज होती हैं, मैं उनको यूज़ करता हूँ। और ये तीनों का एक कंबाइन गिज्मो है, किसी को भैया रोटेट भी साथ में करना है, मूव भी करना है, रोटेट भी करना है, स्केल भी करना है, तो उस चीज़ के लिए ब्लेंडर ने ये तीनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये है आपकी पेंसिल, जो कि आपके सीन में कुछ चीज़ों को लिखने के लिए, जैसे कुछ लोगों को नोट लिखने की आदत होती है, तो इस तरीके से ये लिखने के काम आती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये क्या रहती है, जहाँ भी स्क्रीन होती है उस पर होती है, भले ही आप इसके ऊपर लिख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा है आपने, लेकिन जब आप रोटेट करके देखेंगे तो ये क्या होता है, व्यू पोर्ट के ऊपर होती है। तो इस पर आप क्लिक करके सरफेस पर क्लिक कर लें, तो ये इस तरीके से आप सरफेस पर क्लिक कर, है ना। कुछ बच्चों को आदत होती है लिखने की, तो उसके लिए ब्लेंडर ने दिया हुआ है। ठीक है, चलो मजाक अपनी जगह है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना। ये क्या होता है कि सीन में जब आप ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है ना, चीज़ों को समझना होता है कि भाई मैं यहाँ से इतने मर डोर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं उसका प्रोजेक्शन निकालूंगा, इधर यहाँ पर खिड़की लगाऊंगा, इस तरीके से आप क्या है सोच सोच के काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लेंडर ने ये क्या दिया हुआ है, एक एनोटेशन टूल दिया हुआ है, और इसमें बकायदा आप लेयर्स में काम कर सकते हैं। भाई एक लेयर में आपने इसको डाल दिया, नई लेयर ऐड की, उसका कलर सेलेक्ट किया, रेड वगैरह जो भी किया आपने, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे सीन में आपने क्या है इसकी और बाकी डिटेल्स दिखा दी कि भैया मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इतने इतने ब्रिक वर्क करूँगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ब्रिक के लिए तो यहाँ पर ये लाइन टूल ज़्यादा बेहतर काम आएगा कि भाई आपने दिखा दिया कि यहाँ पर मैं ब्रिक वर्क करना इतने इतने में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मर्जी है आपकी जैसे आपको दिखाना हो। ठीक है, मैं तो एक आइडिया से बता रहा हूँ, और कंट्रोल से इसको डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद पॉलीगॉन टूल है, और इसको मिटाना हो तो एनोटेशन की इरेजर है, और इसको आप इस तरीके से मिटा सकते हैं। ठीक है, जिस लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे उसी के ऑब्जेक्ट मिटेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट आपके नहीं मिटेंगे, तो आपको दोबारा से लेयर्स वही रखनी पड़ेगी, तो वो आपके फिर मिटने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से, है ना। मैं इसकी इरेजर को बड़ी करके और इनको मिटा देता हूँ, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है ना। पर ठीक है, ये क्या है, कुछ लोगों को शायद, अब मैं नहीं बताऊंगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आइडिया हो ही ना, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये पेन प्रेशर को भी सपोर्ट करता है, और दूसरा ये है कि जैसे आप अभी पेंसिल से बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा अंडुलेशन बने, तो आप इसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा आपका इस तरीके से स्मूथ बनेगा। ठीक, इसकी बाकी सेटिंग्स को हम थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल देते हैं फिलहाल को, नेताओं की तरह, और फिर हम बाद में इसका एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, ये जो साइज़ है इसका काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आपकी एनोटेशन टूल है, जिसको आप पेंसिल भी बोल सकते हैं, उसका यूज़ होता है। ठीक है, पेंसिल के अलावा ब्लेंडर में एक ग्रीस पेंसिल भी होती है, जिसको आप 2D एनिमेशन, या फिर वही जो हम अभी काम कर रहे हैं जैसे ये दिखाने के लिए, तो वो भी काम आती है। वो ग्रेस पेंसिल आपको किस तरीके से यूज़ करना है उसका हम एक अलग सीरीज ही रखेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक डेडिकेटेड टूल है ना। प्रेजेंटेशन के लिए आपको जैसे स्ट्रोक लगाकर जो लाइन डायग्राम आप बनाते हैं ना,
उस तरीके से उसका यूज़ होता है। ठीक है, आप चाहो तो किसी 3D ऑब्जेक्ट का भी ग्रीस पेंसिल्स बना सकते हो। चलिए, इसके बाद आपका है मेजर टूल। अब आप में से अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के हैं तो मेजर टूल को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। और अगर ये स्नैपिंग ऑन नहीं है तो इसको शिफ्ट के साथ वर्टेक्स पर क्लिक करें, आपकी वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा इसको बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इसको देखना है कि भैया ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2.8 इसका डायगनल है। ठीक है, इसके अलावा आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ दिखाने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका मेज़रमेंट के लिए काम आता है। अब इस पर क्लिक करें यहाँ पर और एक्सप्रेस कर दे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंडर में कुछ भी चीज़ डिलीट करने के लिए आप एक्सप्रेस करते हैं ताकि वो चीज़ डिलीट हो जाए। ठीक है, आपको डिलीट के लिए इतनी दूर हाथ नहीं ले जाना पड़ता। डिलीट के लिए चाहो तो ले जा सकते हो, मर्जी है आपकी। बट अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो ब्लेंडर में एक्सप्रेस करेंगे और डिलीट प्रेस करके ओके कर दो। ठीक है, वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाएगी। छोटा सा एनोटेशन का मार्कर रह गया इस लेयर में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपकी स्नैपिंग की मेन्यू है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी तो आई थिंक अलग अलग विंडोज़ को समझाने के लिए आपको अलग अलग थोड़ा सा पूरा ठंडा टाइम देना पड़ेगा, जो कि मैं अभी फ़िलहाल को देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये कम से कम 15-20 मेन्यूज़ हैं। अलग अलग के लिए बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। भाई डोप शीट क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है, ड्राइवर एडिटर क्या होता है, एसेट ब्राउज़र क्या होता है, शेडर एडिटर क्या होता है, ज्योमेट्री नोड्स, ये तो अपने आप में पूरी दुनिया है। इसके लिए हम टाइम देंगे अलग से। ठीक है, बाकी इंटरफेस आपको समझ में आ ही गया होगा। ऊपर के मेन्यूज जो हैं वो आपके इस तरीके से हैं। ठीक है, बाकी ये एडिट मेन्यूज है, ये आपकी सीन में जैसे आपको प्रेफरेंस चेंज करना है, कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है तो ये इस तरीके से काम आता है। जैसे आपको थीम में कुछ चेंज करना है, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें चेंज करना है तो आप 3D व्यू पोर्ट पर क्लिक करेंगे और ये आपकी कलर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आपको ग्रिड का कलर अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, वो इसकी बदौलत दिखाई दे रहा है। पर क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा लाइट या डार्क अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन हम क्या है किसी और वीडियोस में देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेन्यू है और अपने आप में पूरा वीडियो बनेगी इस पर तभी कुछ हो पाएगा। व्यूपोर्ट की ये छोटी सी सेटिंग्स ये ज़रूर आपको बताना मैंडेटरी था, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। व्यूपोर्ट नहीं, सॉरी, नेविगेशंस की, सॉरी सॉरी। ठीक है, बाकी लाइट, ये जो मैट कैप्स हैं वो किस तरीके से काम आते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग, ये सारे थोड़ा सा डेडिकेटेड वीडियो चाहेगा। और की मैप्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि भाई आपके की मैप्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि पुराना जो की मैप्स है उसी से यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका क्या है टाइम ज़्यादा खर्च होता है। मैं आपको थोड़ा सा की मैप्स के फास्ट तरीके बताऊंगा कि कुछ कुछ की मैप्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके से चीज़ें काम करनी है। ओके, ठीक, चलिए ठीक है ना। इसको मैं कट करता हूँ फ़िलहाल को, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह ही जाती हैं, जैसे कि ये वाली जो आइकन्स हैं इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कभी और बनाऊंगा, क्योंकि ये क्या है पूरी सेटिंग्स है हर चीज़ की। तो अभी अगर एक वीडियो में बना लूँगा तो उनके साथ बेईमानी हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है। पर बेसिक आपको पता लग गया होगा कि बीच की स्क्रीन साइड की ये जो पैनल्स हैं ये सारे आपके क्या है, हर चीज़ एक ही जैसी है। किसी को भी आप किसी में भी बदल सकते हैं और किसी को भी खींच के आप छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पूरी फ्रीडम हो। चलिए अगली क्लासेस से हम थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और ब्लेंडर में हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे।